है। एक धड़कन, डायस्टोल की क्रिया, सिस्टोल की क्रिया, डायस्टोल में कितना टाइम, सिस्टोल में कितना टाइम। एक धड़कन जो है वो कितना ब्लड पंप करती है, 70 ml करती है, ठीक है। 70 ml के साथ साथ प्रतिदिन कितना होता है, वर्ष कितना होता है, आजीवन कितना होता है, ये सब मैं आपको बता चुकी थी। इस क्लास का PDF आपको ऊपर पिन किया हुआ है कमेंट बॉक्स में, है ना। यूपी उत्कर्ष का टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर PDF जो है वो आप लोगों को मिल जाएगी। जल्दी से शेयर कर दीजिए इस सेशन को। आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं धड़कनों की संख्या के बारे में। किसके बारे में? धड़कनों की संख्या के बारे में। यानी अगर आप लोगों से पूछा जाए कि अगर कोई एक वयस्क पुरुष है, वयस्क पुरुष बोले तो मैम इफ अ पर्सन इज अ एडल्ट मैन, तो एडल्ट मैन या वयस्क पुरुष में धड़कनों की संख्या जो है वो कितनी यहाँ पर जो है वो यहाँ पर होगी। तो आपको याद रखना है कि एक एडल्ट मैन के शरीर में 72 बार प्रति मिनट जो है वो प्रति मिनट धड़कन होती है। यानी 1 मिनट में हमारा दिल जो है वो कितनी बार धड़कता है मैम? 72 टाइम्स जो है वो यहाँ पर हार्ट बीट करता है, ठीक है। वहीं अगर हम लोग एक शिशु की बात करें, और शिशु में भी आपको याद रखना है कि अगर हम लोग एक नवजात शिशु की बात करें, एक छोटे बच्चे के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा जो है वो चर्चा करें, तो आपको याद रखना है कि नवजात शिशु में 140 से 160 बार प्रति मिनट जो है वो प्रति मिनट क्या होती है? धड़कन होती है। छोटे बच्चे का जो दिल होता है ना, वो आपके दिल से कहीं ना कहीं तेज़ी से धड़कता है। आपकी हार्ट बीट आपको सुनाई नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? क्योंकि अभी हम इसके साउंड के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन बच्चे की हार्ट बीट जैसे ही आप हाथ रखोगे, धक 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 आपको फील होगा, क्योंकि आपके दिल से कहीं तेज़ी से जो है वो बच्चे का दिल क्या हो रहा है? धड़क रहा है। वहीं अगर हम लोग शिशु पर आ जाएँ, जो कि नवजात नहीं है, थोड़ा बड़ा हो चुका है, तो आपको याद रखना है कि 100 बार प्रति मिनट जो है वो प्रति मिनट धड़कन होती है छोटे बच्चों की, है ना। किनकी होती है? छोटे बच्चे जो हैं उन्हीं छोटे बच्चों की। और अगर हम लोग वृद्धावस्था की यहाँ पर बात करें, तो आपको याद रखना है कि सबसे छोटे बच्चे की धड़कन सबसे ज़्यादा, फिर वो थोड़ा बड़ा होगा, फिर और कम होगी, फिर वो थोड़ा बड़ा होगा और कम होगी, फिर वयस्क अवस्था में आएगा 72 बार हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे वही व्यक्ति वृद्धावस्था की तरफ बढ़ रहा है ना, यानी उसे बुढ़ापा जो है वो बुढ़ापा आ रहा है, तो उस स्थिति में आपको याद रखना है कि वृद्धावस्था में जो धड़कन होती है वो 68 बार प्रति मिनट यहाँ पर हो जाती है, ठीक है। वृद्धावस्था में जो धड़कन होती है दैट इज 68 टाइम्स पर मिनट यहाँ पर हो जाती है, ठीक है। अब ये तो हो गई मैम किसकी बात? इंसानों की बात। यहीं पर कुछ प्रश्न जो है वो हम लोगों से जंतुओं से संबंधित पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। एनिमल्स से रिलेटेड भी यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि अगर यही हार्ट बीट जो है वो हार्ट बीट्स हम लोग जानवरों के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर जो है वो यहाँ पर देखें, तो आपको याद रखना है कि जीव जगत का जो सबसे छोटा स्तनधारी है, ठीक है, जीव जगत का जो सबसे छोटा स्तनधारी है वो कौन होता है मैम? वो होता है छुछुंदर, ठीक है। जीव जगत का सबसे छोटा स्तनधारी जो है वो कौन है? छुछुंदर जो है वो छुछुंदर यहाँ पर है। और आपको याद रखना है कि अगर हम लोग एनिमल्स में बात करें तो वो कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी जीव जितना छोटा होगा ना उसकी हार्ट बीट उतनी ज़्यादा होगी। यानी शरीर का आकार जितना बड़ा होगा हार्ट बीट कम होती जाएगी, शरीर का आकार जितना छोटा होगा हार्ट बीट जो है वो हार्ट बीट क्या होती जाएगी? बढ़ती जो है वो बढ़ती जाएगी। इसका एग्जाम्पल अभी आप देखने को मिलेगा। एक मैं बताऊंगी छुछुंदर की हार्ट बीट, एक मैं बताऊंगी आपको वेल फिश जो है उसकी हार्ट बीट। तो आपको याद रखना है कि मैम छुछुंदर का जो दिल होता है वो 800 बार प्रति मिनट धड़कता है, 800 टाइम्स पर मिनट जो है, ठीक है। 800 टाइम पर मिनट जो है वो पर मिनट यहाँ पर क्या करता है? बीट करता है किसका? छुछुंदर का जो है वो छुछुंदर का दिल, ठीक है। और आपको याद रखना है कि ये 800 बार जो धड़कन होती है ना, ये सबसे ज़्यादा जो है वो ज़्यादा धड़कनों की चाल होती है। इससे ज़्यादा धड़कन जो है वो किसी जीव में नहीं देखी जाती। वहीं जो है वो वहीं अगर आप लोगों से पूछा जाए कि मैम स्मॉलेस्ट मैमल कौन होता है, ये तो हम सब लोगों को पता चल गया। लेकिन अगर हम लोगों से पूछा जाए कि जो लार्जेस्ट मैमल होता है, लार्जेस्ट मैमल मतलब अगर हम लोग कहें कि मैम सबसे बड़ा स्तनधारी जो है वो सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा जो है वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है, तो आप सभी लोग जानते हैं ब्लू व्हेल यानी व्हेल मछली, ठीक है। ब्लू व्हेल यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? व्हेल मछली।
ठीक है। यही ब्लू व्हेल जो है वो व्हेल सबसे लार्जेस्ट मैमल के फॉर्म में जानी जाती है और इसका शरीर जो है वो शरीर बहुत बड़ा जो है वो बड़ा यहाँ पर होता है और हम सब लोगों को यहाँ पर याद रखना है कि जितना बड़ा इसका शरीर होता है केवल 700 पाउंड जो है वो 700 पाउंड ना इसके हृदय का वज़न होता है और क्योंकि इतना वज़नी हृदय होता है इसलिए केवल 3 से 4 बार प्रति मिनट जो है ये हृदय धड़कता है। ब्लू व्हेल का जो हार्ट है वो केवल 3 से 4 बार जो है वो यहाँ पर क्या होता है, धड़कता है। ठीक है। पैट का एग्ज़ाम ऑफलाइन होता है बेटा, ऑनलाइन नहीं होता है ना, ऑफलाइन होता है। एल्टीग्रेड का एग्ज़ाम भी आपका ऑफलाइन ही यहाँ पर होगा। नोटिफिकेशन आए या नहीं आए प्रतीक्षा, मैंने आपको हमेशा कहा है कि रोज़ शाम को 4 बजे मेरा ये सेशन होता है। आप रोज़ शाम को 4 बजे इस सेशन के साथ जुड़ जाइए, चैनल पर लाइव आ जाइए, आपको मेरी क्लास मिल जाएगी। क्योंकि नोटिफिकेशन भेजने का काम यूट्यूब का होता है और कई बार वो भेज देते हैं और कई बार नहीं भेजते हैं ना, तो ये हमारे हाथों की बात नहीं है। जबकि हाथी में अगर हम लोग बोले तो आपको याद रखना कि हाथी का दिल जो है वो 25 बार प्रति मिनट जो है वो यहाँ पर क्या कर रहा है, हार्ट बीट कर रहा है ना। 25 टाइम्स पर मिनट जो है वो क्या हो रही है, उसमें धड़कन जो है वो धड़कन यहाँ पर हो रही है। वहीं अगर हम लोग चूहे की बात करें, क्योंकि चूहा जो है वो चूहा भी बिल्कुल छोटा सा जो है वो छोटा सा जीव होता है, तो चूहे का जो दिल होता है वो कितनी बार, मैम चूहे का जो दिल होता है वो 300 बार प्रति मिनट जो है इस स्पीड से क्या होता है, धड़कता है। तो आई होप ये चीज़ें जो है वो आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। नहीं शिवानी, अभी पेड बैच पर क्लास स्टार्ट नहीं हुई है। पेड बैच पर क्लास जो है वो आपकी स्टार्ट होगी 11 अगस्त से, है ना। अभी आप सब लोगों को पता है कि 9 तारीख की राखी है, ठीक है, और उस बीच में जो है वो 2-3 दिन के हॉलीडेज़ जो है वो हॉलीडेज़ आते हैं। इस वजह से हमने 11 अगस्त से बैच को स्टार्ट किया है। उसके बाद बच्चों की क्लासेस में किसी तरह का कोई पॉज जो है वो पॉज ना आए, ठीक है। तो 11 अगस्त से आपकी क्लासेस जो है वो क्लासेस बैच पर क्या हो जाएंगी, स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। ये चीज़ हम लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। आई होप इट इज़ द क्लियर। अब देख, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मैम ये जो हमारा दिल है क्या ये प्रत्यारोपित किया जा सकता है क्या, तो मैं बोलूँगी कि हाँ, हृदय का प्रत्यारोपण संभव है। अगर किसी का दिल खराब हो गया हो तो क्या मैम किसी दूसरे का दिल उसके दिल में, उसके शरीर में लगाया जा सकता है, तो मैं बोलूँगी हाँ, है ना। लेकिन बशर्ते कि वो मिल जाए, बशर्ते कि कोई अपना दिल आपको देने के लिए तैयार हो या आपको किसी व्यक्ति का दिल जो है वो क्या हो जाए, मिल जाए। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर जो है वो यहाँ पर बात करें, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर जो है वो यहाँ पर बात करें कि मैम अगर किसी का दिल हमें ना मिले तो क्या करेंगे, तो भैया आजकल की दुनिया में या हमारे जो है वो हमारे इस पूरे वर्ल्ड में कृत्रिम हृदय प्रत्यारोपण, जिसे आर्टिफिशियल हार्ट ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं, वो प्रोसेस भी आ चुका है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि क्या हृदय का प्रत्यारोपण किया जा सकता है, इज़ हार्ट कैन बी ट्रांसप्लांटेड, तो हम बोलेंगे येस मैम। अगर हार्ट नेचुरली ट्रांसप्लांट नहीं होगा तो क्या इज़ हार्ट कैन आर्टिफिशियली ट्रांसप्लांटेड, तो येस मैम, हार्ट्स ऑल्सो कैन आर्टिफिशियली ट्रांसप्लांटेड, यानी कृत्रिम हृदय का भी प्रत्यारोपण यहाँ पर किया जा सकता है, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर क्या होगी, ध्यान जो है वो ध्यान होगी। तो यहाँ से जो है ना वो यहाँ से हमारे पास जीके के कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हैं वो क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं, जैसे कि इनको हम लोग एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट के फॉर्म में यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मेंशन जो है वो मेंशन कर सकते हैं। आपसे पूछा जाए कि जो विश्व है, इसी विश्व का पहला जो हृदय प्रत्यारोपण है, विश्व जो है, इसी विश्व का पहला जो हृदय प्रत्यारोपण है वो किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि मैम वर्ल्ड का फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांटेशन जो है वो किया था डॉक्टर क्रिश्चियन बेनार्ड ने। किसने किया था, डॉक्टर क्रिश्चियन बेनार्ड ने। और मैम ये जो डॉक्टर क्रिश्चियन बेनार्ड थे ये कहाँ से संबंधित थे, तो आपको याद रखना है इनका रिलेशन था केप टाउन। और केप टाउन कहाँ पे है बच्चों, केप टाउन है मैम साउथ अफ्रीका में, ठीक है। इनका रिलेशन था कहाँ से, केप टाउन, एंड केप टाउन इज सिचुएटेड वेयर, मैम केप टाउन जो है वो साउथ अफ्रीका में क्या है, सिचुएटेड जो है वो सिचुएटेड हमारे पास यहाँ पर है। प्लस अगर आप लोगों से कोई इसका डेट भी पूछ ले तो आपको याद रखना है मैम 3 दिसंबर 1967 यानी कि 1967 जो है, इसी 1967 में पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था, ठीक है। क्या किया गया था, पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था, वर्ल्ड का फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट।
इसी बात पर जल्दी से क्लास को शेयर कर दो, ठीक है। फटाफट से सेशन को शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, अपने साथियों तक भी यहाँ पर जो है वो पहुँचाना है। लेकिन वहीं अगर हम लोगों से पूछा जाए कि मैम इसी क्वेश्चन को अगर हमसे कोई ये पूछ ले कि भारत का पहला हृदय प्रत्यारोपण जो है ये कब हुआ, मतलब विश्व में तो बता दिया लेकिन भारत में कब हुआ। हृदय प्रत्यारोपण को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्या बेटा, इंग्लिश में इसे बोला जाता है हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। तो भारत का पहला हृदय प्रत्यारोपण अगर हम लोगों से पूछा जाए तो मैम ये किया था डॉक्टर वेणुगोपाल राव ने। किसने किया था? डॉक्टर वेणुगोपाल राव ने। डॉक्टर वेणुगोपाल राव का संबंध जो है वो संबंध कहाँ से है? तो आपको याद रखना है कि मैम इनका संबंध था एम्स दिल्ली से, है ना। ये कहाँ के डॉक्टर हैं? ये एम्स दिल्ली के डॉक्टर हैं और इन्होंने जो है वो भारत में जो है वो भारत में पहला हृदय प्रत्यारोपण जो है वो कब किया? तो आपको याद रखना है मैम 3 अगस्त 1994 यानी 3 अगस्त 1994 जो है, इस 1994 को भारत में पहला हृदय प्रत्यारोपण किया गया। अब आप बोलोगे कि क्या मैम यहाँ पर जो है वो यहाँ पर हमें मैम डेट, ईयर और साइंटिस्ट के नेम जो है वो याद रखने पड़ेंगे क्या? तो आई वुड से कि येस, आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो मैम ये तो असली हृदय की बात हो गई, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर कृत्रिम हृदय की बात यहाँ पर करें, कृत्रिम हृदय जिसे हम लोग क्या बोलते हैं मैम? जिसे हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल हार्ट, ठीक है। कृत्रिम हृदय जिसे क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है आर्टिफिशियल हार्ट। तो मैम ये आर्टिफिशियल हार्ट जो है वो किसका बनाया जाता है? तो आपको याद रखना है एल्यूमिनियम प्लस प्लास्टिक, है ना। कृत्रिम हृदय जो है वो किसका बनाया जाता है? एल्यूमिनियम प्लस प्लास्टिक, 2 पर्टिकुलर चीज़ों का ये जो आर्टिफिशियल हार्ट है ये बनता है। और अगर हम लोगों से पूछा जाए कि सबसे पहले कृत्रिम हृदय का जो प्रयोग है वो प्रयोग किस पे किया गया था, तो आपको याद रखना है एक व्यक्ति थे जिनका नाम था माइकल डी बाने, है ना। एक व्यक्ति थे जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था माइकल डी बाने, जिन पर पहला आर्टिफिशियल हार्ट जो है वो क्या किया गया? इम्प्लांट किया गया। और इस पहले आर्टिफिशियल हार्ट का नाम क्या रखा गया था? तो आपको याद रखना है इस आर्टिफिशियल हार्ट का नाम था जारविक 7, ठीक है। क्या नाम था? जारविक 7। तो बात समझ में आई? ये 3 से 4 फैक्ट आप लोगों के सामने ऐसे हैं जो आप लोगों को बहुत अच्छे से क्या करने हैं? याद करने हैं। वर्ल्ड का पहला हार्ट ट्रांसप्लांटेशन डॉक्टर क्रिश्चियन बेनार्ड ने किया। इनका संबंध केपटाउन साउथ अफ्रीका से था। भारत का पहला हृदय प्रत्यारोपण डॉक्टर वेणुगोपाल राव ने किया। इनका संबंध एम्स दिल्ली से था, ठीक है। और कृत्रिम हृदय जो है वो किसका बना होता है मैम? एल्यूमिनियम प्लस प्लास्टिक का बना होता है। पहले आर्टिफिशियल हार्ट का नाम जारविक 7 है और इसका प्रयोग सर्वप्रथम किस पे किया गया? माइकल डी बाने पे यहाँ पर किया गया। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। ये चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी, है ना। अब इतना पढ़ने के बाद जो हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आती है वो आती है मैम हमारे हृदय की संरचना, या अगर हम लोग बोलें कि हमारे हृदय की कार्यप्रणाली। हमारा जो ह्यूमन हार्ट है वो एग्जैक्टली मैम काम कैसे करता है? अब देखो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने हमारी एनसीईआरटी की किताबों में पढ़ी हुई है, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी की किताबों में इतना लेंदी ये प्रोसेस जो है वो दिया हुआ है कि आप इस प्रोसेस को जब वहाँ पढ़ेंगे तो आपको मतलब मैं कहूँगी कि कम से कम 2 से ढाई पन्ने जो है वो ज़रूर पढ़ने पड़ेंगे एनसीईआरटी की किताब के। मैं सिर्फ एक डायग्राम के मीडियम से आप सभी लोगों को हृदय की पूरी कार्यप्रणाली जो है वो यहाँ पर समझा दूंगी। और अगर आपने इस तरीके से इस कार्यप्रणाली को यहाँ पर समझ लिया तो चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल जो है वो क्लियर यहाँ पर हो जाएगी। बस अब अगले चंद मिनटों के लिए आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पर होना चाहिए, ठीक है। आपकी पूरा कॉन्सेंट्रेशन जो है वो यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। देखो भैया ये जो है ये क्या है मैम? ये हमारा हृदय है ना। ये हमारा हृदय है जिसमें हम लोग बोलते हैं कि इस तरीके से कितने चैम्बर्स होते हैं मैम? 4 चैम्बर्स हमारे हार्ट में यहाँ पर होते हैं। 4 चैम्बर्स की अगर हम लोग बात करें तो मैम ये है हमारा राइट एट्रियम, ये है हमारा राइट वेंट्रिकल, ये है हमारा लेफ्ट एट्रियम, ये है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। एट्रियम और वेंट्रिकल क्या होता है मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ। एट्रियम को हम लोग बोलते हैं आलिंद, वेंट्रिकल को हम लोग बोलते हैं निलय, ठीक है। दूसरी बात अगर आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे तो हमने ये भी बताया था कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो है वो मैम क्या पाए जाते हैं? त्रिवलनी कपाट पाए जाते हैं।
ठीक है, कितने, त्रिवलनी कपाट। और मैम लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो है वो क्या पाए जाते हैं मैम, यहाँ पर द्विवलनी कपाट जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। ये भी मैंने आपको कल के सेशन में बताया था, ठीक है। दूसरी चीज़, ठीक है, अब हमारा हृदय जो है वो कार्य कैसे करता है, तो मैम आपने हमको कल ये कहा था कि हृदय का मुख्य कार्य होता है ब्लड की क्या करना, पंपिंग करना। ब्लड की क्या करना, पंपिंग करना। अच्छा मैम ये भी बता दो कि हृदय ब्लड पंपिंग करता क्यों है, तो हमारा हार्ट जो है वो हमारा हार्ट की पंपिंग इसलिए करता है ताकि वो हमारे शरीर में से जो अशुद्ध रुधिर है उसे लंग्स तक पहुंचा सके, फेफड़ों तक पहुंचा सके, और फेफड़ों से ऑक्सीजन उस ब्लड में जो है वो ब्लड में मिलकर वो ब्लड प्योरीफाई हो सके, और प्योरीफाई होकर जो शुद्ध रुधिर है वो हमारे शरीर तक वापस आ सके। लेकिन मैम ये काम जो है वो हमारा हार्ट करता कैसे है, बहुत सिंपलेस्ट वे में इसको हम लोग यहाँ पर जो है वो यहाँ पर समझेंगे। देखो बच्चा, ठीक है, यहाँ पर क्या है मैम, यहाँ पर है हमारे शरीर जो है, इसी शरीर के अंग, ठीक है, क्या है, शरीर के अंग। जिन अंगों के पास जो है वो मैम कैसा रुधिर है, तो हमें यहाँ पर याद रखना है कि मैम इन अंगों के पास है अशुद्ध रुधिर। अशुद्ध रुधिर बोले तो बच्चा क्या, इनके पास इम्प्योर ब्लड है। इम्प्योर ब्लड का दूसरा नाम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ी हुई होती है, ठीक है। तो शरीर के अंग इनको दे देते हैं हम लोग नंबर 1। यहाँ से जो हमारा अशुद्ध रुधिर है, ठीक है, ये अशुद्ध रुधिर कहाँ पे जाता है, सबसे पहले राइट एट्रियम में जाता है। ये जो डायरेक्शन बना हुआ है ना फ्लो का, इसी डायरेक्शन में आपका ब्लड जो है वो जा रहा है। बट सवाल ये उठता है कि मैम शरीर के अंगों से जो रुधिर है उस रुधिर को हमारे राइट एट्रियम तक लेकर कौन जाता है, तो हम बोलेंगे कि इसको यहाँ तक लेकर जाने का काम करती है महाशिरा, ठीक है। शरीर के अंग यानी बॉडी के ऑर्गन्स जो हैं, इन्हीं बॉडी के ऑर्गन से अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो अशुद्ध रुधिर को महाशिरा के माध्यम से कहाँ ले जाया जाता है, राइट एट्रियम में ले जाया जाता है। अब ये ब्लड जो है, ये ब्लड राइट एट्रियम में जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, तो 1 नंबर से कहाँ पे आ गया, देखो दिस इज़ नंबर 1। 1 नंबर से ब्लड जो है वो महाशिरा से होता हुआ कहाँ आ गया, नंबर 2 में आ गया। नंबर 2 हमारा क्या है मैम, नंबर 2 है हमारा दायां आलिंद, है ना। अब ये दाएं आलिंद में एक चैम्बर है, यहाँ पे ब्लड आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है। इसके पास एक लिमिटेड स्पेस है, ठीक है, और जब इसके पास एक लिमिटेड स्पेस है तो यहाँ पर रुधिर आके इकट्ठा हो जाता है, और जब ये इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, जब जो है वो जब ये क्या हो जाता है, इकट्ठा जो है वो इकट्ठा हो जाता है, तो इकट्ठा होने पर इसके अंदर प्रेशर इंक्रीज़ होता है। एक होता है ना कि बलून के अंदर आप जितनी हवा भर सकते हो तो ठीक है, लेकिन अगर जितनी हवा का स्पेस है उससे ज़्यादा हवा आप भरोगे तो या तो वो बलून फट जाएगा, या उस बलून में अगर कोई छेद होगा उस छेद से वो हवा जो है वो बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो आप सभी लोगों को याद रखना है कि राइट एट्रियम से जब ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होता है तो ये त्रिवलनी कपाट खुल जाते हैं, और त्रिवलनी कपाट खुलने के बाद ये जो ब्लड होता है, अभी भी अशुद्धि रुधिर है, मैं जितना भी नीले रंग से लिख रही हूँ, ठीक है, वो सब जो है वो सब यहाँ पर कैसा है, अशुद्ध रुधिर है। तो दाएं आलिंद से रुधिर जो है वो रुधिर दाब बढ़ने के कारण, ठीक है, क्या बढ़ने के कारण, दाब, प्रेशर जो है, इसी प्रेशर के इंक्रीज होने के कारण ये ब्लड कहाँ पे आ जाएगा, 2 नंबर से 3 नंबर में आ जाएगा, यानी कि दाएं नीले में आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा मैम, दाएं नीले में अभी भी कैसा रुधिर है, अशुद्ध रुधिर है, और ये अशुद्ध रुधिर वापस से क्या करेगा, अब यहाँ से गमन करेगा। अब मैंने आपको बोला था कि कपाट या वॉल्व का क्या काम होता है, ठीक है, तो मैम कपाट या वॉल्व का काम ये होता है कि वो ब्लड को विपरीत दिशा में प्रवाहित होने से रोकते हैं। क्या करते हैं, ब्लड जो है उस ब्लड को विपरीत दिशा में प्रवाहित होने से रोकते हैं। यानी अगर ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ गया तो क्या ये ब्लड वेंट्रिकल से वापस एट्रियम में जा सकता है, हम कहेंगे नहीं मैम, ये ब्लड वापस जो है वो वापस एट्रियम में जो है वो एट्रियम में नहीं जा सकता। और इसे रोकने का काम यहाँ पर कौन करेगा, तो हम सब लोगों को याद रखना है कि मैम इसे रोकने का काम जो है वो काम हमारे वॉल्व करते हैं। कौन करता है, वॉल्व जो है वो वॉल्व यहाँ पर करते हैं। आई होप इतनी बात जो है वो आपको समझ में आ गई होगी। बहन महाशिरा को बेटा बोलते हैं वेना केवा,
है ना, इंग्लिश में बोलते हैं वेना केवा। उसके बाद राइट वेंट्रिकल से यही जो अशुद्ध रुधिर है ये इस दिशा में मूव कर रहा है, लेकिन इस राइट वेंट्रिकल से अब इस अशुद्ध रुधिर को कौन लेके जाएगा, और ये अशुद्ध रुधिर कहाँ पे जाएगा, तो आपको याद रखना है, ठीक है। ये क्या है मैम, ये है हमारे फेफड़े, ठीक है। यहाँ से ये ब्लड जो है वो ब्लड अब कहाँ पे जाएगा मैम, ये ब्लड जाएगा कहाँ, हमारे फेफड़ों के पास। ये क्या हो गए मैम, ये हमारे लंग्स जो हैं वो लंग्स यहाँ पर हो गए। लेकिन इनको लेके कौन जाएगा, तो मैम इनको लेके जाएगी फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय धमनी जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। अब आप बोलोगे कि मैम हमने तो ये सुना था कि आर्टरी का काम जो है वो हमेशा प्योर ब्लड को सर्कुलेट करना होता है, ठीक है, प्योर ब्लड को सर्कुलेट करना होता है। तो फिर मैम ये फुफ्फुसीय धमनी इम्प्योर ब्लड को कैसे लेके जा रही है, तो आपको याद रखना है फुफ्फुसीय शिरा यानी पल्मोनरी वेन और फुफ्फुसीय धमनी यानी पल्मोनरी आर्टरी, धमनी और शिराओं का अपवाद है, ठीक है। ये क्या है बच्चा, ये धमनी और शिरा जो हैं, इन्हीं धमनी और शिराओं का अपवाद जो है वो अपवाद है, ठीक है। तो ये धमनी और शिरा के विपरीत काम करती हैं। अब ये अशुद्ध रुधिर जो है वो 3 नंबर से कहाँ आ गया मैम, ये जो हमारे लंग्स हैं ये क्या है, ये 4 नंबर है, ठीक है। ये क्या है, ये 4 नंबर हैं। अब क्या होगा मैम, लंग्स में हमको पता है कि गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। गैसेस जो है उस गैसेस का क्या होता है, एक्सचेंज जो है वो एक्सचेंज होता है, और एक्सचेंज होने के बाद यहाँ से जो ब्लड होता है उस ब्लड में क्या मिल जाती है, ऑक्सीजन मिल जाती है, और ब्लड में ऑक्सीजन मिलने से जो ब्लड हो जाता है वो हो जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एंड यू नो वेरी वेल कि मैम ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम लोग शुद्ध रुधिर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शुद्ध रुधिर बोलते हैं। तो इन लंग्स से अब ये रुधिर, अब रेड पेन आ गया मेरे पास, है ना। क्यों आया मेरे पास रेड पेन, क्योंकि मैम जो अशुद्ध रुधिर है वो नीला था और जो शुद्ध रुधिर है वो कैसा होगा, लाल होगा। यानी इस पोजीशन पे हमारा ब्लड प्योरीफाई हो चुका है और ये 4 नंबर से कहाँ पे आ जाएगा, 5 नंबर में आ जाएगा। ये रुधिर कैसा है मैम, ये शुद्ध जो है वो शुद्ध रुधिर यहाँ पर जो है वो यहाँ पर हो गया। और ये शुद्ध रुधिर किसके माध्यम से आएगा, तो आपको याद रखना कि लंग्स से जो है वो लंग से लेफ्ट आर्टरी तक शुद्ध रुधिर को पहुंचाने का काम फुफ्फुसीय शिरा करती है, जिसे हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी वेन, जो कि शिराओं का अपवाद है, एक्सेप्शन ऑफ वेन्स है यहाँ पर, ठीक है। आगे बात समझ में, तो जैसे ही हमारा ब्लड जो है वो पंप करके हार्ट जो है वो लंग्स तक लेकर गया, तो लंग्स में गैसेस के एक्सचेंज के थ्रू उसमें ऑक्सीजन जो है वो क्या हो गई, मिल गई। ऑक्सीजन मिलने से वो हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इसी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी वेन के मीडियम से कहाँ पहुँचाया गया, लेफ्ट आर्टरी में पहुँचाया गया। यही रीज़न है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि दायां भाग जो है वो अशुद्ध रुधिर का होता है, बायां भाग जो है वो शुद्ध रुधिर का होता है। इस पार्ट में इम्प्योर ब्लड सर्कुलेट होता है और इस पार्ट में प्योर ब्लड जो है वो क्या होता है, सर्कुलेट यहाँ पर होता है। अब वही होगा, यहाँ पे ब्लड आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होगा, और जैसे ही प्रेशर इंक्रीज़ जो है वो इंक्रीज़ होगा वैसे ही ये जो द्विवलनी कपाट हैं ये खुल जाएंगे और यहाँ से ब्लड आ जाएगा नंबर 6 में, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल जिसे हम लोग बोलते हैं बायां निलय, और बाएं निलय में जब ब्लड आएगा तो बाएं निलय से यही शुद्ध रुधिर जो है वो किसकी सहायता से, महाधमनी की सहायता से, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग आरोटा, ठीक है। तो ये जो महाधमनी है, इस महाधमनी की सहायता से ये जो प्योर ब्लड है ये वापस हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को सौंप दिया जाएगा। तो इस कंप्लीट साइकिल को हम लोग क्या कहते हैं मैम, इसे हम लोग बोलते हैं हृदय चक्र। जो हम किताब में जब पढ़ेंगे तो हमें 2 पन्नों में पढ़ने को मिलेगा, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको एक सिंपल से डायग्राम के थ्रू बता दिया कि हाउ आवर हार्ट इज़ वर्किंग, ठीक है, हाउ आवर हार्ट इज़ वर्किंग। आई होप कि आप सब लोगों को यहाँ पर समझ में आ गया होगा। 6 से वापस ये आ गया 7 नंबर, यानी हमारे शरीर के अंगों तक, ठीक है। इफ़ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट देन यू विल टेक इट बेटा। किसी को भी अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट से लो और मुझे डन करो, ताकि हम लोग आगे मूव ऑन कर सकें, ठीक है, ताकि हम लोग आगे जो है वो आगे मूव ऑन यहाँ पर जो है वो यहाँ पर कर सकें। समझ में आ गई बात। ये आपका कंप्लीट
हार्ट का कार्य करने का तरीका हो गया। ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक आपको बहुत सिंपलेस्ट वे में करके पढ़ाए जाएंगे। तो जैसा मैं कह सकती हूँ ना कि विश्वास करो, तो विश्वास करना बहुत ज़रूरी है ना। और इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यही विश्वास इन्हीं आसान तरीक़ों से आपको अपना कोर्स पूरा करने में बहुत मदद करेगा, और इसको मैं बहुत अच्छे से आप लोगों के साथ साकार कर पाऊँगी हमारे बैचेज़ में। ठीक है, तो मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत है ही नहीं, है ना, बाकी सब कुछ आप लोग जानते हो। चलो नोट कर लिया है, बहुत अच्छी बात है अभिलाषा, वंदना, ओके डन, वेल डन बच्चों, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इसी बात पे लाइक और शेयर कर दो चलो फटाफट से, है ना। तो यू विल टेक दिस स्क्रीनशॉट, ये आपके पूरे हृदय की कार्यप्रणाली यहाँ पर हो गई है, एंड आई होप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। व्हाट इज़ आवर नेक्स्ट थिंग जो हमें यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है, वो चीज़ है हमारे पास हृदय जो है इसी हृदय की ध्वनि, हृदय जो है इसी हृदय की ध्वनि। क्योंकि एलटी ग्रेड में बहुत माइन्यूटली क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, इसी वजह से मैं आप लोगों को बहुत माइन्यूटली हर टॉपिक जो है वो यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ध्वनि का मतलब हो गया मैम, यहाँ पर बात की जा रही है किसकी, साउंड ऑफ हार्ट की, है ना, किसकी बात की जा रही है, साउंड ऑफ हार्ट की। अब आप बोलोगे मैम ये चीज़ तो आपने हमें कल ही बता दी थी, तो फिर आप हमें वापस क्यों बता रही हो। ठीक है, ये चीज़ हमें कल ही बता दी थी, वापस क्यों बता रहे हो बेटा। मे भी हो सकता है नीरज अभी राखी आ रही है तो राखी पे कोई ऑफ़र हमारे सामने आए, कुछ डिस्काउंट हो जाए, ठीक है। बाकी अगर हम लोग बाकी सभी प्लेटफॉर्म और क्वालिटी पर्सपेक्टिव को यहाँ पर देखें, आप अगर इसी कोर्स की ऑफलाइन जाके तैयारी करोगे ना बच्चा, ठीक है, तो हो सकता है जो भी फैकल्टी आपको वहाँ पर मिले, लेकिन वहाँ पर आपसे कम नहीं तो 15 से 20 हज़ार रुपये फ़ीस जो है वो ली जाएगी, प्लस अपने घर से दूर जाना पड़ेगा वो अलग। लेकिन यहाँ घर बैठे आपको सुविधा इतनी मिल रही है, और मुझे नहीं लगता कि आपका जितना लेंदी कोर्स है उस कोर्स के अकॉर्डिंग ये स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ज़्यादा है, ठीक है। तो मैं गारंटी नहीं ले सकती, लेकिन हाँ राखी आने वाली है, हो सकता है उस समय जो है वो उस समय कंपनी कुछ ऑफ़र आपके लिए निकाल दे, ठीक है। अब हम लोग हृदय से निकलने वाली ध्वनि की बात कर रहे हैं, तो मैम ये तो आपने हमें बता दिया था कि हृदय से किसकी ध्वनि आती है, लब डब की ध्वनि आती है। किसकी आती है, लब डब की ध्वनि यहाँ पर आती है। लेकिन हम लोग थोड़े टेक्निकल क्वेश्चंस की तरफ यहाँ पर जाएंगे, ठीक है। टेक्निकल क्वेश्चन जो है वो टेक्निकल क्वेश्चंस की तरफ हम लोग यहाँ पर जो है वो यहाँ पर जाएंगे, और वो टेक्निकल क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पर हमारे सामने क्या है, आपको याद रखना है कि जब भी हृदय से निकलने वाली ध्वनि जो है, इसी ध्वनि की प्रकृति आप लोगों से पूछी जाए, ठीक है, कि नेचर ऑफ द साउंड जो है वो यहाँ पर कैसा जो है वो कैसा होता है। तो आपको याद रखना है कि मैम ध्वनि जो है वो ध्वनि 3 प्रकार की होती है, एक अपश्रव्य, एक श्रव्य और एक पराश्रव्य, ठीक है। तो अगर हम लोग बोले कि हृदय से जो ध्वनि होती है वो किस प्रकृति की होती है, तो आप यहाँ पे बोलोगे कि मैम ध्वनि होती है अपश्रव्य ध्वनि, ठीक है। क्या होती है, अपश्रव्य ध्वनि। अपश्रव्य ध्वनि जिसे हम लोग क्या बोलते हैं मैम, जिसे हम लोग इंफ्रासोनिक साउंड यहाँ पर कहते हैं। क्या कहते हैं, इंफ्रासोनिक साउंड। और ये जो इंफ्रासोनिक साउंड है, इसकी आवृत्ति जो है वो कितनी होती है, फ्रिक्वेंसी कितनी होती है मैम, फ्रिक्वेंसी यहाँ पर 20 हर्ट्ज से कम होती है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो, ये सारी चीज़ें बिल्कुल प्रतीक्षा दोनों रहेगा बेटा, दोनों रहेगा, है ना। मैं मेरे साइंस के दोनों बैचेस की, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों बैचेस की पूरी गारंटी ले रही हूँ मैं, दोनों के तरीके से आप लोगों को वहाँ पर चीज़ें कराऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर इंफ्रासोनिक साउंड होता है। इंफ्रासोनिक साउंड का मतलब कि साउंड की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है, और यही रीज़न है कि हम इस लब डब की ध्वनि को ना सुन नहीं सकते। क्या आप अपने हृदय की ध्वनि को सुन पाते हो, सुन तो पाते हैं, लेकिन किसकी मदद से मैम, स्टेथोस्कोप की मदद से, है ना। हमारे कान उस ध्वनि को नहीं सुन सकते, क्योंकि साउंड जो है वो साउंड कैसा है मैम, साउंड इंफ्रासोनिक है, ठीक है। तो हम सिर्फ धड़कन को फील कर पाते हैं कि हमारा दिल धक धक कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन हम उसे सुन नहीं पाते। प्लस आपके हृदय की जो ध्वनि होती है वो एक लो पिच साउंड होता है, ठीक है, लो पिच साउंड। यहाँ पर एक शब्द यूज़ हो रहा है पिच। पिच को हम लोग बोलते हैं क्या मैम, पिच को हम लोग बोलते हैं तारत्व, ठीक है। पिच क्या होता है, तारत्व, और तारत्व होता है शार्पनेस ऑफ साउंड, ठीक है। शार्पनेस जो है वो शार्पनेस ऑफ साउंड यहाँ पर जो है वो यहाँ पर
होगा। क्वेश्चन पेपर में आंसर बिल्कुल बाइलिंगुअली होंगे प्रशांत, आप इसके बारे में चिंता ही मत करो बेटा। क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस आंसर्स होंगे वो बाइलिंगुअली होंगे, है ना, दोनों लैंग्वेजेस में होते हैं, ठीक है। बिल्कुल ऑडिबल साउंड जो होता है, अगर आपको बोलो कि मैम 20 हर्ट्ज से कम का साउंड हम नहीं सुन सकते, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे पूछें कि कोई मनुष्य जो है या कोई पर्सन जो है, व्यक्ति जो है, उसके लिए ऑडिबल साउंड कितना होता है, तो ऑडिबल साउंड की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। यानी हमारे कान जो हैं वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक का साउंड सुन सकते हैं, और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर का जो साउंड होता है उसे हम लोग अल्ट्रासोनिक साउंड यहाँ पर जो है वो यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है। हाँ कीर्ति, मैं ही पढ़ाऊंगी बेटा, पूरा कंटेंट मैं ही पढ़ाऊंगी आपको, कोई दूसरा जो है वो दूसरा नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। तो ये भी हमको याद रखना है। तो ये लो पिच साउंड होता है, प्लस आपको याद रखना है कि एक भारी ध्वनि होती है। भारी ध्वनि मतलब मैम हार्ट में जो लब डब का साउंड निकलता है वो एक हैवी साउंड भी यहाँ पर होता है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम पिच क्या होता है ना। आप सब लोगों ने वैसे तो फिजिक्स में पढ़ा हुआ होगा, एक जनरल चैप्टर आता है फिजिक्स में साउंड वाला, और उसमें कहा जाता है कि लड़कियों की आवाज़ का तारतम्य लड़कों की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि लड़कियों की आवाज़ बहुत पतली होती है, बहुत तीक्ष्ण होती है, बहुत शार्प होती है, ठीक है। तो कोई भी आवाज़ जितनी ज़्यादा शार्प होगी, ठीक है, कोई भी आवाज़ जो है वो आवाज़ जितनी ज़्यादा शार्प होगी उसका पिच उतना ही ज़्यादा होगा, उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। और कोई आवाज़ जितनी भारी होगी उसका पिच उतना ही कम होगा। इस वजह से लड़कों की आवाज़ का पिच जो है वो कम होता है और लड़कियों की आवाज़ का पिच ज़्यादा होता है। हाँ कीर्ति शुक्ला अवस्थी बेटा, मैं ही पढ़ाऊँगी सारे टॉपिक्स जो है वो बायोलॉजी के आपको मैं ही पढ़ाऊँगी, डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है। चलो, तो ये चीज़ हम लोगों को यहाँ पर क्या करनी है, ध्यान जो है वो ध्यान यहाँ पर रखनी है। लो पिच साउंड होता है तारत्व का, भारी ध्वनि हैवी साउंड जो है वो हैवी साउंड भी यहाँ पर ध्वनि का होता है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर हम लोग यहाँ पर बोले कि मैम हृदय से ध्वनि जो है वो उत्पन्न कब होती है, हृदय से ध्वनि उत्पन्न कब होती है, मतलब ये लब डब का साउंड जो है ये साउंड हमें कब जो है वो कब सुनाई देता है, तो आपको याद रखना है कि जब हमारे हृदय में जो कपाट होते हैं जिन्हें हम लोग वॉल्व्स बोलते हैं, यही कपाट जब खुलते और बंद होते हैं तो इनके खुलने के बाद बंद होने से ये साउंड जो है वो हमारे हार्ट में रिलीज होता है, ठीक है। ये साउंड जो है वो हमारे हार्ट में क्या होता है, रिलीज़ जो है वो रिलीज़ यहाँ पर होता है। अब देखो, इसी चीज़ को हम लोग और थोड़ा सिंपलिस्टिक वे में करके जो है वो क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। इसी वे को हम लोग जो है वो हम लोग थोड़ा सा सिंपलिस्टिक वे में समझ सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोगों से यहाँ पर जो है वो यहाँ पर पूछा जाए हृदय की ध्वनि, हृदय की ध्वनि जिसे हम लोग बोलते हैं साउंड ऑफ हार्ट, है ना मैम। यही साउंड ऑफ हार्ट जो है वो बेसिकली कितने प्रकार का होता है मैम, 2 प्रकार का यहाँ पर होता है। एक ध्वनि जो हमें सुनाई देती है मैम वो हमें सुनाई देती है लब, ठीक है। साउंड कैसा होता है, लब साउंड होता है। और दूसरा साउंड जो हमें सुनाई देता है वो होता है डब, है ना। डब का साउंड यहाँ पर हमारे सामने होता है। तो मैम लब कब सुनाई देता है और डब कब सुनाई जो है वो सुनाई हमें देता है, तो आपको याद रखना है कि जब व त्रिवलनी जो कपाट होते हैं, इन्हीं कपाटों के बंद होने पर, द्विवलनी व त्रिवलनी कपाट जो है इनके बंद होने में, द्विवलनी को हम लोग बोलते हैं बाइकप्सिड वॉल्व, इसको हम लोग बोलते हैं मैम ट्राइकप्सिड जो है वो ट्राई, ठीक है। तारत्व बहुत कम होता है लेकिन हैवी साउंड होता है, ठीक है। तारत्व कम होगा तो साउंड कैसा होगा, हैवी होगा, यानी भारी ध्वनि होती है। एक बार एक एग्जाम में, मैं एलटी ग्रेड में तो नहीं बोलूँगी, लेकिन एक एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हृदय से निकलने वाली लब और डब की ध्वनि में भारी ध्वनि जो है वो कौन सी होती है, ठीक है। भारी ध्वनि कौन सी होती है, हैवी साउंड जो है वो किसका यहाँ पर देखा जाता है, तो आपको याद रखना है। साथ ही साथ लब का जो साउंड होता है ये लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन का होता है,
ठीक है, मतलब इसकी इस साउंड के निकलने की जो ड्यूरेशन होती है वो डब की तुलना में कहीं ना कहीं क्या होती है, ज़्यादा जो है वो ज़्यादा होती है। रेनू ये हुआ था बट ये नहीं हुआ था बेटा जो नीचे मैं लिखा रही हूँ, ठीक है, ये नहीं हुआ था। जयप्रकाश आपके सवाल का आंसर आपको मिलेगा, थोड़ा लास्ट में दे दूँगी, अभी मैं पहले इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, ठीक है। फिर दूसरा आता है हमारे पास डब का साउंड, है ना। डब के साउंड में मैंने आपको बोला था कि हमारे हृदय में जो है वो होते हैं अर्धचंद्राकार कपाट, और यही अर्धचंद्राकार कपाट जो हैं, जब ये कपाट क्या होते हैं, बंद होते हैं, तो मैम इन्हीं के बंद होने से हमें कौन सा साउंड सुनाई देता है, मैम हमें डब का साउंड सुनाई देता है। इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग सेमी लूनर वॉल्व, सेमी लूनर वॉल्व। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर देखें कि मैम वहाँ पे हमने लिखा है कि लो पिच साउंड यहाँ पर होता है। हम बोलेंगे कि मैम डब का साउंड जो है वो लो पिच नहीं होता, वो हाई पिच होता है, यानी इसमें जो तारत्व होता है वो तारत्व कहीं ना कहीं लब ध्वनि की तुलना में थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। लब ध्वनि में तुलना में जो है वो क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा जो है वो ज़्यादा होता है। साथ ही साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि मैम ये हैवी साउंड है, लेकिन यहाँ पर जो डब की ध्वनि होती है वो एक पतली ध्वनि होती है, वो भारी ध्वनि नहीं होती, है ना, वो भारी ध्वनि नहीं होती, वो हैवी साउंड जो है वो साउंड यहाँ पर नहीं होता, बल्कि एक पतली ध्वनि यहाँ पर होती है। प्लस अगर ड्यूरेशन की बात करें तो ये शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन होता है, ठीक है, मतलब ये ध्वनि जो है वो ध्वनि लब की तुलना में कम समय के लिए हमें क्या होती है, सुनाई देती है, ठीक है। टेक द स्क्रीनशॉट बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, टेक द स्क्रीनशॉट, दीज आर द वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके डन, ठीक है। चलो तो ये भी चीज़ हम लोग यहाँ पर जो है वो यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान जो है वो ध्यान रखेंगे। बेटा मुझे पता है सुशील साइंस 1 मिलियन, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री की अलग सीट्स हैं, बायोलॉजी की अलग सीट्स हैं, है ना, मुझे मत बताओ, मुझे तो बहुत अच्छे से पता है ये बात, है ना। और साइंस और बायोलॉजी अलग अलग सब्जेक्ट है, ये भी मुझे बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। चलो तो ये चीज़ हम लोगों को यहाँ पर क्या करनी है, ध्यान जो है वो ध्यान यहाँ पर रखनी है। अब हृदय में क्योंकि हम लोग यहाँ पर इतनी चीज़ें पढ़ रहे हैं तो इसी से जुड़ी हुई एक और टर्म हमारे पास आती है, वो होती है बच्चों रक्तदाब, जो है वो हमारे पास यहाँ पर क्या होगी, तो रक्तदाब शब्द जो है वो एक लैटिन शब्द है। और अगर हम लोग बोले कि ये लैटिन शब्द क्या होगा, तो मैम लैटिन शब्द जो है वो होगा यहाँ पर टेंशन, जिसे हम लोग बोलते हैं तनाव। लैटिन शब्द क्या होगा, टेंशन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, तनाव यहाँ पर बोलते हैं। दूसरी बात यहाँ पर आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि एक नॉर्मल सा क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि मैम एक सामान्य मनुष्य जो होता है, इसी सामान्य मनुष्य का जो रक्तदाब होता है, जो ब्लड प्रेशर होता है, वो कितना होता है ना। तो हम सब लोग यहाँ पर बोलेंगे कि मैम एक नॉर्मल मनुष्य का जो रक्तदाब होता है वो 120/80 mmHg होता है। कितना होता है, 120/80 mmHg यहाँ पर होता है। 120 को ऊपर वाला, 80 को नीचे वाला यहाँ पर बोला जाता है, ठीक है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि रक्तदाब मापने के लिए, रक्तदाब के लिए किस धमनी का दाब मापा जाता है, किस धमनी का दाब जो है वो दाब मापा जाता है, ठीक है। विच पर्टिकुलर आर्टरी यूज्ड फॉर मेजरिंग बीपी, जब आप बीपी को मेज़र करते हो तो हमारे हाथ की कौन सी जो है वो कौन सी धमनी होती है जिसका रक्त दाब जो है वो यहाँ पर मापा जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना है, उसे हम लोग बोलते हैं ब्रेकियल धमनी, ठीक है। उसे क्या कहा जाता है मैम, उसे बोला जाता है ब्रेकियल धमनी। और हमसे पूछा जाए कि ब्रेकियल धमनी जो है वो कहाँ पर होती है, तो आपको याद रखना है कि हमारी जो भुजा होती है ना, हमारे हाथ की, क्योंकि हमेशा आप देखोगे कि जब ब्लड प्रेशर मेज़र करते हैं तो यहाँ पे वो पट्टा बांधा जाता है,
ठीक है, क्योंकि ये जो आर्टरी होती है ना, ये आर्टरी जो है वो आर्टरी हमारी भुजा में ही होती है, हमारे हाथ में ही यहाँ पर होती है, तो इसे ब्रेंकियल आर्टरी जो है वो यहाँ पर क्या किया जाता है, बोला जाता है। एक क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जाता है कि मैम ब्लड प्रेशर जो है, इस ब्लड प्रेशर को मेज़र करने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है, इसी इंस्ट्रूमेंट का नाम यहाँ पर क्या होता है। तो आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से यहाँ पर जो है वो यहाँ पर जानते होंगे, ठीक है, कि जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं मैम, इसे हम लोग स्फिग्नोमेनोमीटर यहाँ पर कहते हैं। व्हाट इज़ इट? इट इज़ स्फिग्नोमेनोमीटर। अब बच्चों में बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न जो है वो यहाँ पर होता है, ठीक है, और वो कन्फ्यूज़न जो है वो कन्फ्यूज़न यहाँ पर ये होता है, अभय सिंह राज, अगर आपके पास 2 साल बेटा जूलॉजी और बॉटनी रहा है ना, 2 साल है, हाई बीपी को क्या कहा जाता है?